हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना जो भाषा वाले प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे अपनी बुक के, उन बुक में आगे के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि टॉपिक चल रहा है युगपत समीकरण, और युगपत समीकरण के मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करा दिए। मैंने संडे की क्लास यानी कल की क्लास में भाषा वाले प्रश्न कुछ कराए और कुछ प्रश्न आपके बचे हुए थे, तो उनको मैं आज की क्लास में हल कराऊंगा। ये सारे प्रश्न आपके ठाकुर पब्लिकेशन और राखी पब्लिकेशन से लिए गए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है ना। तो जैसा कि थंबनेल पर लिखा भी रहता है कि 25 नंबर वाली क्लास, तो 25 नंबर वाला कंटेंट ही आपको दिया जाएगा, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि यदि पुत्र की 2 गुनी उम्र पिता में जोड़ी जाती है तो कुल योग 56 वर्ष, किंतु पिता की 2 गुनी उम्र पुत्र में जोड़ी जाती है तो योग 82 होता है। दोनों की आयु ज्ञात करना है। 2 लोग हैं यहाँ पर, पिता है और पुत्र है। कह रहा अगर पुत्र की 2 गुनी उम्र हम पिता में जोड़ दें तो योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। यदि हम पिता की 2 गुनी उम्र पुत्र में जोड़ दें तो योग कितना हो जाएगा, 82 वर्ष हो जाएगा। दोनों की उम्र पूछे हैं, चलो जी लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, जिसकी जिसकी उम्र पूछी है हम उसको मान कर चलेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, बिना इक्वेशन के हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। एक तो पिता है, एक पुत्र है, तो हम मान लेते हैं, है ना भाई। हम मानेंगे कि माना जो पिता की उम्र है वो हम 100 वर्ष मान रहे हैं भाई। माना पिता की उम्र को हमने 100 वर्ष रिप्रेजेंट कर लिया कि 100 वर्ष है, और जो पुत्र हैं इनकी उम्र भी हमने मान लिया कि पुत्र की उम्र y वर्ष है। अब इतना करने के बाद हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से चीज़ें लिखते जाएंगे। तो हम अपन एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या बात कही जा रही है उसको जरा समझेंगे। प्रश्न देखो, पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है कि किसकी 2 गुनी उम्र, पुत्र की 2 गुनी उम्र। पुत्र की उम्र आपने कितना माना है, y माना है, तो इनकी 2 गुनी उम्र मतलब 2y। भाई 1y मतलब 1 गुनी, तो 2 गुनी का मतलब 2y। और किसकी उम्र में जोड़ी जाती है, पिता की उम्र में। पिताजी की उम्र कितने माना हमने, x, तो 2y प्लस के कितना हो गया, x, और इनका योग कितना आ गया, तो 55 वर्ष आ गया। ये बन गया समीकरण नंबर 1। समझे, पुत्र की 2 गुनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ा तो 56 आएगा, इसलिए हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अगला है दोबारा क्वेश्चन कह रहा पिता की 2 गुनी उम्र। इस बार पिता की 2 गुनी उम्र, पिता की 2 गुनी उम्र है x, तो हमने पिता की 2 गुनी उम्र कह दिया x, ठीक है ना। और किस में जोड़ा, पिता की 2 गुनी उम्र पुत्र में जोड़ा, पुत्र की है y, ये y हो गया। तब इनका सम किया तो कितना आ गया, 82 आ गया। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब ऐसा प्रश्न सॉल्व करना मैंने आपको सैटरडे की क्लास में सिखाया था कि गुणांक बराबर कर लें, या हम विलोपन विधि लगा, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, लेकिन हम गुणांक बराबर करेंगे, विलोपन लगाएंगे। यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। तो चाहे x के गुणांक बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक। अगर मैं y के गुणांक बराबर करूंगा तो हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल y है, हमको 2y बनाना है, मतलब 2 से गुणा कराएंगे। अब हम 2 से अगर गुणा कराएंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहला समीकरण हमारा क्या एज इट इज आ जाएगा भाई, 2y प्लस में x बराबर में 56 ऐसे आ गया। और ये वाला गुणा करने के बाद क्या बन जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4x, प्लस में 2 का हम y से कराएंगे तो ये बन जाएगा 2y बराबर के 82 में 2 से कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 164। अब कुछ नहीं करना है, हमें चिन्ह बदल कर केवल पदों का विलोप करना है। y तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, चिन्ह बदल गए ना। ये 2y
प्लस में 2y माइनस में ख़त्म, x प्लस में है 4x माइनस में है, मतलब सर माइनस के 3x बच जाएगा। और यहाँ पर अगर 164 माइनस में है 56 प्लस में घटाओगे तो 14 में से 6 जाएगा, ये 8 बच गया। यहाँ बचा 5, 5 से 5 जाएगा तो 0 बच गया। यहाँ बच गया 1, तो माइनस का कितना आ गया है 108 आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस से ये माइनस ख़त्म, x बराबर ये 108 हमारे पास था, 3 गुणे से इधर आ गया बट्टे में, यानी कट्टम कुटाई करेंगे तो 3 तिया 9, 3 छंग 18, यानी x का मान कितना आ गया 36 वर्ष आ गया x का मान। और x हमने क्या माना था पिताजी, पिताजी की उम्र पता चल गई। पुत्र की उम्र किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण में लिख लो। मैंने समीकरण 1 में रख लिया। समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ तो समीकरण 1 क्या है मेरे भाई 2y प्लस में x, ये है 2y प्लस में x बराबर के 56। हम x बराबर कितना रखेंगे ज़रा बताओ, x बराबर 36 रखेंगे तो ये 2y हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस में x के स्थान पर 36 हो गया, बराबर कितना हो गया 56 हो गया। 36 प्लस पे इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 2y बराबर में 56 माइनस में 36, यानी y बराबर निकालेंगे तो 56 से 36 चला जाएगा, 20 बचेगा, ये 2 गुने से इधर बटे में आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप खुद ही देखो कि y बराबर कितना आएगा 10 आएगा, यानी x और y दोनों का मान पता चल गया। और यही हमने वेरिएबल माना था। x किसकी उम्र माना था, पिता की उम्र, तो सर पिता की उम्र कितनी आ गई 36 वर्ष आ गई। y माना था पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र कितनी आ गई 10 वर्ष आ गई, और यही क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर संशय आपके दिमाग में उठ रहा है, भ्रम में आ गए हैं कि सर क्या हमारा उत्तर राइट है, तो चेक कर लो। देखो कह रहा कि यदि पुत्र की 2 गुनी उम्र करोगे तो 20 हो जाएगा, और पिता की उम्र में जोड़ोगे तो 30, 20, 50 है 56 वर्ष आएगा, करेक्ट है। या ऐसे समझ लो कि पिता की 2 गुनी उम्र 36 दूना 72, 72 में 10 जोड़ोगे 82, तो भी 82 आ रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। आंसर आ गया 36 वर्ष और 10 वर्ष, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे, और उस प्रश्न को हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको मैं लिखता हूँ। देखिए लैंग्वेज के प्रश्न हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको घबराना नहीं है कि सर मैं जल्दी से पढ़ लूँ उसके बाद हम कोई और काम करेंगे। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लैंग्वेज के प्रश्न हैं, आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 लिखते हैं। ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, ये दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है। किसका? तीनों कोणों का अनुपात। ये आसान क्वेश्चन हो गया। तीनों कोणों का अनुपात कितना है? 3, 4, 5। 3:4:5 है। क्वेश्चन कहा कोणों का मान बताओ, तो कोणों का मान बताओ। जितने भी कोण हैं इन कोणों का मान बताना है कि कोणों का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन ना बहुत आसान बन गया है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। अब इस क्वेश्चन को एक बार लगाने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा समझो, इधर की बात को समझो। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूं, एक त्रिभुज बना दूं, कैसा भी त्रिभुज हो डजंट मैटर, अगर मैं इसका नाम देता हूं P और Q हो गया, R हो गया, 3 नाम मैंने दे दिए। अब ये जरा हमें बताओ कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, यानी कि एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R, इन तीनों का जब सम करेंगे तो भैया 1 डिग्री 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। भाई तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, लेकिन कहा गया इनका अनुपात। तो मैं कहता हूँ अगर ये 3 यूनिट है, ये आपका 4 यूनिट है, ये आपका 5 यूनिट है, तो ये रेशियो में है, अनुपात
अनुपात में है। और हमने आपसे क्या बताया था कि जब भी चीज़ें अनुपात में दी गई होंगी आप उसमें एक चर लगा लेना। यानी 3 में हम x लगा लेंगे तो 3x, 4 में x लगा लेंगे 4x, 5 में x लगा लेंगे 5x। यानी एंगल P कितना है 3x, एंगल Q कितना है 4x, एंगल R कितना है 5x। तो हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस में 5x प्लस में 4x, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा 180 अंश आएगा। क्यों आएगा तो कारण भी लिख लो, त्रिभुज के क्या हैं अंतः कोण हैं। और आपको मैंने बता रखा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज कैसा भी हो, समकोण हो, त्रिभुज आपका अधिक कोण हो, त्रिभुज न्यून कोण हो, त्रिभुज अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही रहेगा। अब आप इसको हल कर सकते हो, 3x 5x 4x, 4 3 7 7 5 12, यानी कितना आ गया सर, ये आ गया 12x। और 12x की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम x का मान पता कर सकते हैं भाई, ये 180 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 12 गुने से तो इधर बटे में पहुंच जाएगा। अब 12 से जब हम इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 6 18 60, 12 पंचे 60, यानी x का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब अगर x का मान 15 आ गया तो हम सारे एंगल बता सकते हैं। यहाँ रखेंगे P में तो ये हो जाएगा 3 × 15, यानी ये कितना आ जाएगा, एंगल P आ जाएगा 45 डिग्री, एंगल P 45 डिग्री। एंगल R का मान पता करेंगे तो 5 × 15, और ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। एंगल Q का मान पता करेंगे तो 4 × के कितना आ जाएगा 15, तो 15 चौके कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी तीनों एंगल के मान हमको पता चल गए हैं, तो हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और जब इन तीनों का सम करेंगे तो 180 ही आएगा। 75 और 45 कितना हो गया, 75 5 80, 4 120, 120 60 180। कल को क्वेश्चन यह भी यहाँ बना सकते हैं कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का है 75 डिग्री का आप बता दोगे। सबसे छोटा पूछ लेगा तो सबसे छोटा भी आप बता दोगे 45 डिग्री का है। बस यही बात आपको याद रखना है। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज के प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ठीक है ना जी, बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं किसी भी विद्यार्थी को। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इस बात को जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है। एक प्लाट आपका कैसा है, रेक्टेंगुलाकार है यानी आयताकार। एक आयताकार जो प्लाट का परिमाप दिया गया है वो दिया गया है 48 मीटर, 48 मीटर है, ठीक है भैया है। और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर है। ठीक है सर, ये भी मैंने लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है प्लाट की लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लाट है, प्लाट की लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। लंबाई और चौड़ाई यानी ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, ट्राई करो एक बार। सारे क्वेश्चन आसान हैं, मैं इसलिए आपको देखिए मैं एक्चुअल रियलिटी आपसे बताना चाह रहा हूँ। असल में क्या क्या होता है कि सभी लोग आसान आपको पढ़ा देते हैं और आप पढ़कर चले जाते हो। आपको क्या लगता है कि हमारी तैयारी बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब देखो वही कहते हैं ना कि जिसके ऊपर पड़ती है उसी को पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है। आपको तो जो बता दिया गया कि इससे बाहर नहीं आएगा, मैं कहता हूँ ऐसा किसी को पता है? नहीं पता है ना। आप हमेशा एक कदम ऊपर चलो, जितना सिलेबस है पहले तो उसको ख़त्म कर लो, उसके बाद उससे एक कदम ऊपर चलो। एक कदम के ऊपर आप रहोगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम अपने सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर सीखे हुए हैं। अगर क्वेश्चन बनाएगा तो मैं
मैं शायद उसको कर पाऊँ, ये बात। और जब सिलेबस से बनाएगा तो आप कर ही लोगे, तो ये बात आपको याद रखनी है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। देखो मैं लगाता हूँ इस क्वेश्चन को, ज़रा समझो। अगर मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना दूँ, मैंने कहा ये हमारा कोई प्लाट है, ये हमारा कोई क्या है, प्लाट है आयताकार, जिसकी ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है। अब गुरुजी क्या करें, कुछ मत करो, हमने लंबाई मान लिया क्या है x और चौड़ाई मान लिया y। लंबाई x मीटर हमने मान लिया और चौड़ाई मान लिया हमने y मीटर, है ना। अब देखो सबसे पहले आपको परिमाप दिया गया है, तो ज़रा आप हमें ये बता दीजिए कि आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप क्या होगा, आप हमें ये बता दो। आप कहोगे सर बहुत आसान सी बात पूछे हो, आयत का परिमाप होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को हमने x प्लस वाई माना है, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई। और ये परिमाप किसके बराबर है, ये परिमाप 48 के बराबर है, तो 48 हमने लिख दिया। क्या मैं x प्लस वाई का मान निकाल सकता हूँ? अरे बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 2 गुने में उधर बटे में चला जाएगा, तो ये x प्लस वाई बराबर 48 ये हो गया, 2 गुने से कहाँ आ गया, बट्टे में, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी ये x प्लस के y कितना आ गया, 24 आ गया। और इसको दे देते हैं हम समीकरण 1 नाम, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दोबारा से पढ़ो, क्षेत्रफल दिया गया आपको 108 मीटर स्क्वायर, तो फिर से आप लगाओगे पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्षेत्रफल आपको दिया गया है। और क्षेत्रफल होता क्या है, जरा हमें बताओ। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी x इंटू वाई, और ये कितना दिया गया है, 108 दिया गया। ये कितना दिया गया, 108 दिया गया है। अब यहाँ से आप चीज़ें खेल जाओ, क्या करोगे यहाँ पर, आप देखो डायरेक्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करो जिनका गुणनफल 108 हो और जिनका योग 24 हो। या आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो आप एक तरीका और भी अप्लाई कर सकते हो, वो कौन सा है ज़रा समझो। अगर मैं यहाँ किसी एक चर का मान निकाल लूँ, सपोज दैट मैं यहाँ x का मान निकालता हूँ, तो x बराबर क्या आएगा, 108 और y नीचे बट्टे में चला जाएगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। क्या आप बात समझें, y गुणे से इधर बट्टे में, तो x बराबर 108 बट्टे y हो गया। अब मैं इस चित्र को थोड़ा सा साफ करता हूँ ताकि मैं आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ। अगर मैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दूँ तो क्या लॉजिक निकलेगा, ज़रा आप यहाँ पर देखो। मैं लिखता हूँ कि समीकरण 2 का मान किस समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 24, तो हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 24, ये प्लस है ना, इसको इंटू मत समझ लेना। x प्लस वाई बराबर 24, x बराबर रखो 108 बट्टे वाई, तो ये आ जाएगा 108 और बट्टे में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस में ये y आ गया, बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे सर हम, बताओ, कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं। y को y बनाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर y से नीचे इंटू करोगे, है ना भाई, y से ऊपर इंटू करोगे तभी ना। तो ये आ जाएगा 108 प्लस में ऊपर हो जाएगा y स्क्वायर, और हर बराबर हैं तो उधर y चला जाएगा, यानी 24y आ जाएगा। अब आप इस 24y को इधर ले आओ, इसको सीक्वेंस में लिख लो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 24y, और ये प्लस में कितना हो गया, 108। ये 24y माइनस में इधर से आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c वाला, ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, 108, 12 नवैया 108 होता है, क्या 12 और 9 का मल्टीप्लाई कराओगे 24 आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद 36 तियाँ कितना होता है, 108 होता है, इससे भी नहीं आएगा। तो 108 के ऐसे 2 मल्टीप्लाई कराओ कि 24 के रूप में आए। तो इसको मैं कराता हूँ, ज़रा समझो। 108 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला 108 का फैक्टर कौन सा हो सकता है, तो 108 का पहला फैक्टर 54 दूना 108 नहीं होगा,
यही भी नहीं होगा ना, ठीक है। 3 से देखो तो 3 से 36 बार में ये भी नहीं होगा। 4 से देख लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 8 2 10, 8 7 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 108 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको जोड़ें तो 24 आए, जल्दी भाई सोचो, कुछ बताओ। 108 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? 12 नवैया 108 हो गया, ठीक है सर। 12 से हो गए, 9 से करके देख लेते, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बात तो वही हो गई भाई। 8 से क्या कटेगा? 8 एकम 8, 2 बचा 28, 8 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते, 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा 38 हो गया, नहीं कटेगा। 6 से देखते, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 अठे 48, 18 छक्का 108 मिल गया। 18 छक्का क्या आएगा? 108 आएगा। और 18 6 24 भी होता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखो वाई स्क्वायर माइनस के 18y माइनस के 6y और प्लस में 108 बराबर में 0। कॉमन ले लो, इधर कॉमन y मिल रहा तो y माइनस के 18, इधर कॉमन माइनस के 6 मिल रहा तो y प्लस में क्या आ जाए, y माइनस में क्या आ जाएगा भैया? 18 आ जाएगा बराबर 0। अब आप देखो y माइनस के 18 दोनों में कॉमन तो ले लेंगे, फिर क्या आ जाएगा? y माइनस के 6 आ जाएगा बराबर के 0, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए हो। अब दोनों को रिप्रेजेंट करा लो, y माइनस 18, y माइनस के कितना आ जाएगा? 18, इसके बराबर भी 0 है, y माइनस 6 के बराबर भी 0 है, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस से प्लस में 18 और यहाँ से y आ जाएगा कितना? यहाँ से y आ जाएगा 6, यानी ये y का मान 18 आ गया, एक y का मान 6 आ गया। कोई एक मान उठा के आप इस समीकरण में रख दो, y का कोई एक मान उठा के इस समीकरण में रख दो, आपका जो x का मान है वो पता चल जाएगा। तो अगर हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर? 2 में, तो समीकरण 2 हमारा क्या था? x बराबर 108 बट्टे में y, यानी 108 तो एज इट इज़ रहेगा। y का कोई समान रख दो, अगर 18 रखोगे तो 6 आ जाएगा, ये 6, ये x का मान कितना आ गया? 6 आ गया है। x का मान 6 कब आया? जब y का मान हमने 18 रखा है। अगर y का मान 6 रखोगे तो x का मान 18 आ जाएगा। और आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो उतना ही आएगा, लंबाई धन चौड़ाई का दोगुना करेंगे तो भी उतना आएगा। तो लंबाई कुछ भी हो सकती है, 18 6 में से कोई भी लंबाई हो सकती है, यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। अगर हम 18 लेंगे तो चौड़ाई 6 आ जाएगी, अगर लंबाई 6 लेंगे तो चौड़ाई 18 आ जाएगी। तो कोई आप आंसर लिख दो। आपने लंबाई चौड़ाई XY माना था तो x का मान आ गया आपका 6, यानी लंबाई 6 है और चौड़ाई 18 है। क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर लो। यही क्वेश्चन का क्या आएगा? सही जवाब आएगा, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, अगले प्रश्न को। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबको, है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, क्या कह रहा है उसको समझेंगे। प्रश्न संख्या 4, मैं भाषा वाला एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूँ आपके बुक के, मैं सारे प्रश्न आपके बुक के ये करा रहा हूँ। मैं इजी प्रश्न केवल छोड़ देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहा गया है 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो दिया गया है। रेशियो ऑफ 3 नंबर, 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः कितना कितना है? 8 12 16, 8 12 16 है, 8 12 16 है। इन संख्याओं का योग आपको दिया गया है, इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग दिया गया है कितना? तो दिया गया 216 है
तो कहा गया संख्याएं बताओ, तीनों संख्याएं बताना है। और ये क्वेश्चन आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो बेस मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको कराया है। अगर तीन संख्याओं का अनुपात 8, 12, 16 है तो संख्याएं बताना है। हमने अभी आपसे क्या कहा था भाई, ये हम अगर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, मैंने कहा ये है सर सेकंड नंबर, मैंने कहा ये है थर्ड नंबर, और इनका अनुपात कितना दिया है 8, 12 और 16। चूँकि ये अनुपात है, ये रेशियो है, और जब अनुपात की बात करेगा तो हम हमेशा इसमें चर लगाएंगे। हमने माना ये 8t है, ये 12t है और ये 16t है, मैंने इनका क्या लगा लिया, एक चर लगा लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि योग सम ऑफ ऑल नंबर 216, यानी इनका अगर मैं प्रश्न के अनुसार चलता हूँ तो इनका योग यानी भैया 8t प्लस में 12t प्लस में 16t बराबर किसके है 216 के है। यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, 12, 8, 20, 10, 30, 6, 36, ये हो जाएगा 36t बराबर में 216। तो t बराबर कितना आएगा, अरे 36 जाएगा उधर तो बट्टे में हो जाएगा, 216 बट्टे 36, 6 त्रिक 18, 6 4 के 36, 6 बार जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जब t की वैल्यू पता चल गई है तो तीनों संख्याएं फटाफट बताओ। मान रखो 8 इंटू 6, मान रखो 12 इंटू 6, मान रखो 16 इंटू 6। भाई 8 छंग कितना हो जाएगा 48, पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 72, तीसरी संख्या 96 हो गया, 6 4 के 36, 6 कम 6 3 9। तो तीनों संख्याएं कितनी आ गई 48, 72, 96 क्वेश्चन का सही जवाब है। इनका जब सम करोगे तो 216 आएगा। 8 2 10 16 हासिल है, 1 7 4 11, 11 8 20, 20 9 7 कितना हो गया 16, 4 20 1 21, 216 आ रहा। ठीक है ना। चलें जी अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, वो होगा 5 नंबर प्रश्न। कौन सा प्रश्न होगा सर, 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा। चलो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात समझ में आ रही। वीडियो को आप अपने मित्रों के संग शेयर जरूर करो, क्योंकि उन सभी मित्रों संग इन वीडियो को पहुँचाओ जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है कि हाँ हमारा भी बैक लगा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 7। पिता हैं भाई, कौन है पिता है, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, की आयु का जो अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है। आयु का अनुपात कितना दिया गया 7:2, 7:2 है। ठीक है। यदि दोनों की आयु का योग 54 है, ये यार बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमें कराना ही नहीं था। यदि दोनों का योग 54 है, दोनों का योग कितना है 54 है, तो कह रहा है दोनों की आयु बताओ, दोनों की आयु बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप ना बिना पेन बिना कॉपी के आप कर सकते हो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु लिखो फटाफट। पुत्र और पिता, जो पहले होगा उसकी उम्र पहले आएगी। पहले पिता हैं तो पिता पहले अनुपात आएगा 7, तो पिता कौन से हो जाएंगे 7, पुत्र बचे 2। चूँकि रेशियो में फिर से बार बार लिख के बता रहा हूँ, ये अनुपात में दिया गया, ये देखो, तो इनका हम चर लगा लेंगे। 7x हो जाएगा 2x, योग दिया गया है मतलब 2x प्लस के 7x, और योग कितना है 54 वर्ष। तो 7 2 कितना हो गया 9x बराबर के 54, x बराबर के 9 6 के 54, x बराबर के 6। दोनों की उम्र बता दो, इनकी 6 दूनी 12 हो जाएगा, इनका 6 7 42 आ जाएगा। यानी पुत्र हैं 12 वर्ष के और पिताजी कितने वर्ष के हैं 42 वर्ष के। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न को समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या कह रहा प्रश्न उसको भी हम ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो आखिरी प्रश्न है। 7वां प्रश्न तो आपके लेवल का ही नहीं है, वो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन 6 नंबर प्रश्न ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ज़रा इसकी लैंग्वेज को समझना। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है सर, 20% अंक प्राप्त किए, किंतु वह 60 अंकों से फेल हो गया। किंतु वह 60 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। 60 अंकों से फेल हो गया। 60 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। फिर आगे कह रहा दूसरा छात्र 38% अंक पाया। दूसरा छात्र 38% अंक पाया, 38% अंक पाया और उसने क्या किया भैया? और उसने न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक लाया। ये बढ़िया लाइन है, यही लाइन इस क्वेश्चन को आसान कर दिया। उसने न्यूनतम अंक से, ये न्यूनतम लिखा है ना, न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक लाया। कितने अंक अधिक लाया सर? 30 अंक अधिक लाया। तो क्या पूछे है क्या इसमें भैया? पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक आपको बताना है कि पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक ज्ञात करना है। लगाओ इस प्रश्न को लगाओ। अगर इसमें चर में लगाना इसलिए थोड़ा सा टफ बन जाएगा। अगर इसको ना ऑप्शनल होता ये तो ये चुटकियों का प्रश्न था। परसेंटेज चैप्टर का सबसे आसान टाइप यही माना जाता है। जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया है, सुपर टेट में भी आया है, कोई सा भी इंडिया का आप कोई सा एग्ज़ाम दे लो, ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पढ़ाया जाएगा, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब कहोगे सर ये हमारे में कैसे आ गया है? तो देखो आप में ये थोड़ा सा कठिन बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको चर मान कर लगाना पड़ेगा, और जो कंपटीशन वाले होते हैं वो डायरेक्ट बताएंगे कि 60 और 30 ये कितना हो जाएगा? 90, और 20 और 38 18% की वैल्यू 90, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500 पूर्णांक आ गया। ये ओरल क्वेश्चन होते हैं, तो यही समझ सकते हो आप, है ना। चलो एक बार कोशिश करो आप, इसके मानो एक्स मानकर भैया लगाओ क्या होगा, ठीक है ना। चलें जी, बोलो चले। चलो देखो अब बात को समझो, मैं जो बता रहा हूँ उस बात को समझना है। इसमें जो अंक कम लाया है, मेरी बात को समझना। मान लिया परीक्षा हो रही है, ये आपके मित्र लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो जो विद्यार्थी फेल हो रहा है उसको आपको उतने नंबर दे देने हैं, और जो पास हो गया, ज़्यादा नंबर ले आया, उससे नंबर ले लेने हैं। क्योंकि भाई सब क्या है, सब लोग दोस्त हो, तो आप चाहोगे नहीं कि आपका दोस्त फेल हो, तो आप क्या करोगे? जिससे पास वाले ने जो अधिक नंबर लाए हैं उससे आप उतने नंबर छीन लोगे, ले लोगे, और जो कम नंबर पाया बेचारा पास होने होते बच गया, उसको आप ये नंबर दे दोगे। बस यही लॉजिक है। क्या पूछा गया है? इन पूर्णांक। तो हम मानेंगे कि माना हमारा पूर्णांक, हम मान लेंगे कितना है, वो x है, पूर्णांक x है। अब पहले छात्र ने पूर्णांक कितने % अंक पाए? 20% अंक पाए। तो हम प्रश्न अनुसार लगाते हैं। पूर्णांक x था, x, अब मैं पूरी लैंग्वेज ही लिखे दे रहा हूँ तब समझ में आएगा। x का कितने % पाया? 20% पाया, और यह 60 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। पॉइंट को देखना, 60 अंकों से फेल हो गया। हमने बताया था जो फेल हुआ उसको उतने नंबर दे दो। हमने कहा लो, मैंने तुमसे जितने नंबर फेल हुए थे उतने नंबर दे दिए। फेल का मतलब कम पाया, और पास कब होगा? जब 60 इसको देंगे। दूसरा विद्यार्थी था, पूर्णांक का 38% पाया, यानी x का कितने % उसने पा गया? 38%, और कितने नंबर ले आया?
ज़्यादा, 30 अंक ज़्यादा ले आया। अब ये 30 अंक ज़्यादा लाए हैं ना, तो हम इनको 30 कम दे देंगे। और ये भी पूर्णांक, ये भी बराबर, ये भी उत्तीर्णांक है और ये भी उत्तीर्णांक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। सॉल्व करके x का मान निकालो। आओ जी सॉल्व करते। का मतलब गुणा होता है, तो x गुणे 20, परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है, प्लस में 60 हो गया, बराबर x का मतलब गुणा होता है, 38 का मतलब 38, परसेंटेज का मतलब बट्टे कितना हो गया 100, और माइनस कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं भाई, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो गया ना, x बटे 5 ये आ गया x बटे 5, और प्लस में कितना आ गया 60, बराबर यहाँ काट दो, यहाँ काटोगे तो ये 2 से काटोगे 19 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो 19x बटे 50 हो गया, 19x बटे कितना हो गया 50 हो गया, और माइनस का कितना हो गया भैया 30 हो गया माइनस का। अब सर क्या कर सकते हैं बताओ? अब हम कुछ कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो ज़रा समझो। 60 को उधर ले आएँ, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो अगर हम 60 को उधर ले जाएं और 19x बटे 50 को इधर ले आएँ, तो देखो x बटे 5 माइनस का 19x बटे कितना आ गया इधर 50 आ गया, और बराबर उस तरफ हमारा माइनस के 30 बचा, ये प्लस के 60 जाएगा तो माइनस के 60 बन जाएगा। समझ गए हो? हर बराबर करो। ये 50 है ना, 5 को 50 बनाने के लिए 10 से नीचे गुणा कराओगे, 10 से ऊपर गुणा कराओगे, तो 10 पचे 50 और 50 यानी 10x माइनस के 9x बटे 50 है ना। ठीक है जी, यानी एक्चुअल में आएगा क्या? ये आएगा 10 है x माइनस में 19x और बट्टा में हो गया 50, बराबर इधर कितना बचा -30 -60, माइनस का कितना आ जाएगा -30 -60 माइनस का 90, माइनस का कितना आ गया 90 आ गया। ऊपर बचेगा माइनस के 9x बराबर 50 बट्टे से उधर गुणे में जाएंगे, माइनस का 90 इंटू के 50। अब गुणा मत कराओ, नहीं हम गुणा नहीं कराएंगे, हम इस माइनस के 9 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर माइनस के 90 गुणे 50 और बट्टे ये आ जाएगा माइनस के 9। काट दो, माइनस से माइनस ख़त्म, 9 से काटेंगे 10 बार में, 50 दहम्मा कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। और ये 500 क्या आया है? ये पूर्णांक आया है जो मैंने माना है। मैंने x को ही तो पूर्णांक माना था, और क्वेश्चन में पूछा भी है क्या पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना आ गया 500 आ गया। पूर्णांक कितना आ गया भाई 500 आ गया। तो यही क्वेश्चन का सही जवाब है। आपके भाषा वाले सारे प्रश्न खत्म हो गए। हम कल की क्लास में जो होगा अपना नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको यह बताना है कमेंट करके कि क्या अब आपके सारे प्रश्न बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक बात बहुत अच्छी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आपके पास ना पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ना पढ़ने के बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन अब डिसाइड आपको करना है कि आपको जीवन भर दूसरों के स्टेटस देखना है या खुद का अपना स्टेटस बनाना है, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को, ये बात मैंने कल ही कहीं देखी है और ये हमने स्टेटस पर भी अपने लगाया हुआ था। तो आइए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।